हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था और उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से किसी भी मेटल नॉन मेटल मॉलिक्यूल आयंस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। और हमने आपको जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दिखाया था, समझाया था। अब मान लीजिए बहुत सारे मेटल हैं, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए मेटल नॉन मेटल सबकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो F2 है, Ag है, Zn है, कॉपर है, ऐसे मैंने दे दिया। अब हमने आपसे कहा कि इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दीजिए। तो क्या करेंगे, हम इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे। कैसे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, क्योंकि आईयूपीएसी ने हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 माना और 0 मान करके उसी के रेस्पेक्ट में सभी मेटल नॉन मेटल मॉलिक्यूल आयन के स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला। जब हम इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो किसी का ज़्यादा आएगा, किसी का कम आएगा। तो इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख दीजिए। रखने के बाद जो हमें सीरीज मिलेगी वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो जाएगी। जैसे जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है तो ऊपर रहेगा, इसके बाद कॉपर का नाम आएगा, फिर इसके बाद Ag आएगा, इसके बाद F2 आएगा, फ्लोरीन है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई। अब इनकी वैल्यू जो है हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकालते हैं। वो निकालना मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में समझाया था। तो बात ये आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ए सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाई अरेंजमेंट ऑफ मेटल नॉन मेटल molecules ions in its increasing order of standard reduction electrode potential is called electrochemical series। बड़ी सिंपल सी बात है, ए सीरीज which is obtained by अरेंजमेंट ऑफ मेटल आयंस, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो स्पीसीज लिख देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इसको E0 रेड भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं हम, शॉर्टकट में इसे ECS भी बोल देते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या है, ए सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाई अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। अब स्पीसीज में मेटल नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स आयन कुछ भी हो सकता है। इन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
बोलते हैं। जैसे कुछ मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आपको बना के दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए। जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, बड़ी फेमस है, लिथियम है, ली के बे, सर के ना, मग, अल, मन, जन, कर, फी, सड, को, नी, सन, पब, हा, कु, हज, अज, पट, और एक यहां पर हम AF2 ले लेते हैं, पट औ, पट औ AU, इसके आगे AU है, AU के नीचे फिर F। लिखबे सरकेना मगअल मंजन कर फी सडकोनी सन पब हकुवज अज पटऊ। लिख देता हूं, लिखबा सरकेना मग अल मन जन कर फी सड कोनी सन पब हकू हज अज और पटऊ। लकबा सरकेना मग अल मंजन कर फीसड कोनी सन पब हकू हज अज पटऊ। देखिए, ली का बा सर के ना मग अल मन जन कर फी सड को सियो अनाई कोनी सन पब हा कु हज अज पट और ये औ, और इसके बाद लास्ट में F2 दे दिया। यहां से देखिए, ली क बा सर के ना मग अल मन जन कर फी सड को नी सन पब हा कु हज अज पट औ, लास्ट में F, लास्ट में F2 है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लिया। अच्छा, अगर आप बुक में देखेंगे तो इनके बीच में भी मेटल्स या आयंस या नॉन मेटल आ सकते हैं, होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो किसी बुक में बने ही नहीं होंगे। मतलब इनके बीच में कोई मेंबर हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमने बनाया है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना है। तो ऑर्डर सही है, लेकिन इनके बीच में और भी मेटल नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। भाई, अगर आपके पास 4 मेटल हैं तो 4 को, जैसे मान लो हमने दे दिया जिंक, दे दिया Fe, दे दिया कॉपर, दे दिया और इस तरीके से बैरियम दे दिया। अब ये तुम्हारे पास मेटल है, हमने कहा इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दो। तो सबसे कम है बैरियम का, तो बैरियम ऊपर रखेंगे, जिंक आएगा, Fe आएगा, इसके बाद कॉपर, बन गई। तो ये भी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें आपके 4 ही मेटल हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब अरेंज करना, जितने हमारे पास हैं मेटल नॉन मेटल आयंस जो भी हैं, उनको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो जो बनेगी सीरीज वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने ये है, हम रिडक्शन वाली बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे +1, लिथियम पर 1 + 4 लगाया तो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो यहाँ पे लिथियम आ गया। अब बताइए क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले करके लिथियम में जा रहा, तो रिडक्शन हो रहा है। तो जब रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और इसका -3.04 वोल्ट होता है। अब इसी तरीके से
मतलब इस पे पोटेशियम पे +1, बेरियम पे +2, Sr पे +2, कैल्शियम पे +2, सोडियम पे +1, मैग्नीशियम पे +2, एल्युमिनियम पे +3, +2, Mn पे 2+, जिंक पे 3+, क्रोमियम पे 2+, Cd पे 2+, यहाँ पर 2, निकल पे भी 2+, Sn पे 2+, Pb पे 2+, हाइड्रोजन पे 1, कॉपर पे 1, इस पे 2, Ag पे 1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये देखिए सब आयंस, ये सब क्या करेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन जितने जिस पे ऊपर चार्ज है ना, उतने इलेक्ट्रॉन को लेकर के न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पर आएगी वैल्यू, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। कुछ की जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ पे Zn का आएगा, यहाँ पे देखिए +2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Zn में जाएगा और इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, ये वोल्ट हो गया। इसी तरीके से देखिए हमने हाइड्रोजन का हमारा जो होता है, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके बदल जाएगा ½ में, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना गया है, 0 स्टैंडर्ड है, 0 हो गया, आयुपिक ने माना है। कॉपर में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में जाएगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का +0.34 होता है, +0.34 होता है। इसी तरीके से Ag को एक इलेक्ट्रॉन हमने दे करके Ag में बदल दिया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है +0.80। ऐसे सबका होता है। और ये सब जो वैल्यू आपकी निकाल के लाई गई है, वो कैसे लाई गई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। जैसे कि मैंने जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के आपको समझाया था, तो उसी तरीके से सबका निकाला गया और निकाल करके इन सभी मेटल्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बना दिया गया। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि इसी को प्रायोरिटी मिलती है। IUPAC ने जो भी बात कही थी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के कही थी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनकी सबकी वैल्यू होती है, वैल्यू आपको रटने और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ की वैल्यू आप समझ गए, जिंक की, कॉपर की, Ag की, थोड़ी बहुत याद कर लो। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये वैल्यू सब दी जाती है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, ये वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे कम नहीं हो सकती है, यानी -3.04 से कम नहीं, सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। और सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो इसकी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये F- में बदलेगा 2-, और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो 2.87 वोल्ट होती है, प्लस में होती है, याद रखना, प्लस में। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है और इससे कम नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में ही वैल्यू ये रहती है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। तो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर में बहुत आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, बता देना कि सीरीज़ which is obtained by arrangement of order of standard reduction electrode potential is called electrochemical series। अब जरा इस सीरीज के कुछ हम एप्लीकेशन आपको सुना देता हूँ। एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन की बात करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन कुछ भी डालिए नंबर। सबसे पहली बात हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर की बात करेंगे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन ले करके अपने न्यूट्रल स्पीसीज में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं सभी। जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ये सब ले रहे हैं, तो इसका मतलब सब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन है, रिएक्शन तो रिडक्शन है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है,
ऑक्सीडाइजिंग, यानी ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हालांकि उसका हो रिडक्शन रहा है, जैसे देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो लेने का मतलब इनका सबका क्या हो रहा है, सबका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये सब हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन रिएक्शन रिडक्शन होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो जो है क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। और जो डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी इलेक्ट्रॉन जो डोनर है, जो देता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन गेनिंग, इलेक्ट्रॉन गेनिंग या एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टर लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख देता हूं। एक्सेप्टर को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये बताइए कि कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर देखिए यहां पे फ्लोरीन, सबसे लास्ट में फ्लोरीन आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगी, तो जिसको लेगी, जिससे, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना। जो इलेक्ट्रॉन देगा तो देने वाला की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगी, वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ले रहा है, तेजी से लेगा। इसका मतलब बहुत तेजी से उस मेंबर को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसमें बहुत ज्यादा है। लिखा ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक्सेप्ट कौन तेजी से करेगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, नीचे वाले ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, क्योंकि जब ले नहीं सकते तो देंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर एसआरपी इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी इसका मतलब जिसका एसआरपी जितने ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतने ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे मान लो हमने आपसे दे दिया, यहाँ पे जेडन दे दिया, कॉपर दे दिया, और यहाँ पे बैरियम दे दिया। इसका हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0 ये लिख दिया, इसका +0.34 लिख दिया, बैरियम का माइनस यहाँ पर 2.90 लिख दिया। ये वोल्ट, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब हमने आपसे कह दिया कि बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप जानते हो जिसका एसआरपी क्या होगा, ज़्यादा, वो उतने अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है ये रिडक्शन वाला है, क्योंकि आईपेक ने कहा था अगर दे दिया गया है, कुछ नहीं बताया गया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन है, तो हम लोग क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे। तो इसकी देखिए वैल्यू सबसे ज़्यादा है प्लस में, ये तो माइनस में है ना। इसका मतलब ये एक बेस्ट और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग सबसे बढ़िया ये होगा कि कोई इसकी वैल्यू सबसे कम है।
तो इस तरीके से हम लोग जो है इस सीरीज से ये पता कर सकते हैं कि कौन जो है ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से SRP अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है या मान लो हम ऐसे लिख दें डिक्रीज हो रही है, SRP कम हो रही है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो है क्या होगी, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। यानी रिड्यूसिंग नेचर के लिए SRP कम होना चाहिए और ऑक्सीडाइजिंग के लिए SRP ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 रेड भी लिख सकते हैं, यही चीज़ है। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आपके समझ में आ गई। तो हम लोग ये याद रखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिएक्शन कौन होती है, रिडक्शन। उसको रिएक्शन जो बोलते हैं वो रिडक्शन होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, वो तो रिडक्शन होता है उसका, लेकिन वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, पूछ दिया कि आपसे कहा कि which of the following strongest ऑक्सीडेंट, सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट कौन है। ये देखें MnO4 माइनस ऑब्लिक Mn+2, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया +1.52 वोल्ट। इसके बाद यहां पर हमने दूसरा दे दिया BrO3 माइनस, यहां पे Br माइनस, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो Br का हम दे रहे हैं ये +1.50 वोल्ट, ये हो गया। इसके बाद Fe+3 से Fe+2, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.76 दे दिया। और एक और है Cr2O7-3 और यहाँ पे Cr+3, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +1.33, इस सब का वोल्ट में दिया है। अब आपसे कहा कि कौन सबसे बढ़िया ऑक्सीडेंट कौन बढ़िया है, बताइए। पहले तो ये चेक करो कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन, ये चेक करना पड़ेगा। आप बताइए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो +7 आएगी। कैसे निकलेगी, ऐसे निकालोगे MnO4 माइनस, इसकी x मान लिया, ऑक्सीजन की -2 × 4 = -1, x = +7 आ गई, +7 हो गया। अब +7 से +2 तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हम जोड़ेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब ये ऐसे होगा MnO4 माइनस, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया Mn+2, तो ये रिडक्शन हो रहा, इसका मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ पर देखिए इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो प्लस यहाँ पे 5 आएगी, क्योंकि देखिए ना कि ऑक्सीजन की -2 तो -6 हो गया, उधर गया तो +6, एक माइनस ये, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तब इसमें जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका रिडक्शन वाला है। +3 से +2 एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तब आएगा, रिडक्शन वाला है। यहाँ निकालोगे +6 ऑक्सीडेशन नंबर, +3 जोड़ोगे तो रिडक्शन है। सभी की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन वाली है। इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा ऑक्सीडेंट बढ़िया होगा। इसका मतलब सबसे वैल्यू ज़्यादा ये है, तो ये आपका सबसे बढ़िया ऑक्सीडेंट होगा, ये होगा। याद रखिए MnO4 माइनस, ये एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडेंट है। आप इसको मत कहना Mn+2 ना, ये ऑक्सीडेंट है सबसे बढ़िया, क्योंकि ये चीज़ इसमें बदल रही है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर सबसे ज़्यादा है।
यानी किसी से रिएक्शन जब करेगा उसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी से घसीट लेगा और ले लेगा। इसका मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब ये एक स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे ज़्यादा ये होगा, दूसरे नंबर पर फिर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा और ये चौथे नंबर पर होगा। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेंट इसका मतलब जिसकी जितनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, वो उतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे SRP, दूसरी बात हम और आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। अब बताइए इलेक्ट्रॉन ये तेजी से लेंगे कि नीचे वाले तेजी से लेंगे। देखिए यहाँ पे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, ये तो सभी तुम्हारे एल्कलीन और एल्कलीन अर्थ मेटल हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। यहाँ देखिए आपके गोल्ड रखे हैं, सिल्वर, कॉपर, इसके बाद ये फ्लोरीन, ये सब तेजी से लेंगे। जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लेता है उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। इसका मतलब अगर E0 रेड, या हम इसी को SRP बोलेंगे, अगर SRP इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर यहाँ पे E0 रेड या SRP याद रखिएगा डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे मान लो अगर हमने दे दिया A, B, C और D और इनके हमने SRP दे दिया, मतलब SRP -2.92 दे दिया, -0.76 दे दिया, यहाँ +0.34 दे दिया, यहाँ पर दे दिया -0.44। हमने कहा बताइए इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो SRP जिसका ज़्यादा है, किसका SRP है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जिसका SRP कम है, SRP सबसे कम किसका? ये। तो ये तुम्हारा स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद एक और बात आती है, एक रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। आगे बात आती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में हम लोग देखेंगे कि जिसका SRP जितना ही कम होगा, देखिए ऊपर से नीचे जाने पर SRP इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है ऊपर से नीचे, लेकिन रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है। आप कॉमन दिमाग से लगा लीजिए, समझ लीजिए। आप बताइए यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब बैठे हैं, ये तो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और नीचे आपका यहाँ पे गोल्ड, कॉपर और प्लेटिनम और ये तो सब इनर्ट बैठे हैं। तो रिएक्टिविटी तो डिक्रीज होगी ना टॉप से बॉटम। इसका मतलब जिसका SRP जितने कम होगा, याद रखिए रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इस तरीके से मूव करें तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सब डिक्रीज होगी ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे SRP जिसका जितना ही कम होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दे दिया Zn, कॉपर, बैरियम और यहाँ पर Ag। हमने कहा बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लीजिए सबसे ऊपर कौन है? ये। इसका SRP कम होगा,
इसलिए रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर तुम्हारा ये आएगा, ये तुम्हारा चौथे नंबर पर आएगा। तो आप इस तरीके से, या हम किसी ए बी सी डी दे देते, ए बी सी डी, इनके हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं। तो जिसका एसआरपी कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अरेंज करने को इस तरीके से भी क्वेश्चन एक नंबर में आपके पेपर में आ जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ नंबर पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे बहुत ज़्यादा आ रहा है इंपॉर्टेंट, ये है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, या हम इसी को लिख सकते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, कौन रिएक्शन होगी, कौन रिएक्शन नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगी, कौन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इसकी पहचान करने के लिए हम आपको 4 मेथड बता रहे हैं, एक एक लाइन का मेथड है, किसी से भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है, पहला तो पॉइंट यही है कि अगर स्पॉन्टेनिटी के लिए जो रिडॉक्स रिएक्शन में एनोड है वो हमेशा कैथोड के ऊपर होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनिटी के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि एनोड शुड बी, जो एनोड है ये एनोड शुड बी अबव कैथोड इन ईसीएस। ईसीएस में ये एनोड हमेशा कैथोड के ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशन है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया CuSO4 प्लस Zn और दिस चेंज इनटू ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन हमने दे दिया और आपसे पूछ दिया कि बताओ रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, ये रिएक्शन सही है कि गलत है। और भी एक दे दिया CuSO4, यहाँ पे ट्वाइस Ag से करा दिया रिएक्शन और यहाँ पे लिख दिया Ag2SO4 और प्लस यहाँ पर Cu, ये रिएक्शन। इन दोनों में कौन रिएक्शन सही है, कौन रिएक्शन गलत है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब करें क्या, जैसे यहाँ पे आयनिक रिएक्शन करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं, यहाँ 2 प्लस, यहाँ पे 2 माइनस। अगर इसको आयनों में तोड़ दो, इसको तोड़ दो तो सल्फेट कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं, तो आयनों में तोड़ दोगे तो आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हो Cu+2। और एक बात बता दें, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। तो यहाँ आपको एक्वस मिल गया, ये Zn सॉलिड हो गया, यहाँ पे Zn प्लस ये क्या हुआ, एक्वस है, और कॉपर यहाँ पे सॉलिड हो गया। ठीक है, इसको बाद में नीचे लिख लेंगे, अभी ये आया। अब जरा ये बताइए कि यहाँ पर ये बताइए क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से +2 हो गया, 0 से +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, इंक्रीज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, ये हमेशा एनोड पे होता है। और यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पे +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तब इसमें जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, हम लोग कहाँ पढ़े हैं, कैथोड पे। अब पॉइंट हमारा क्या है, एनोड शुड बी अबव कैथोड, यानी कैथोड के ऊपर एनोड होना चाहिए। एनोड कौन है, जिंक। कैथोड कौन होगा, कॉपर। देखिए कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, और जिंक एनोड का काम यहाँ कर रहा है, इसका मतलब जिंक ऊपर होना चाहिए। तो एनोड अबव शुड बी अबव ऑफ कैथोड, कैथोड के ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर है, रिएक्शन आपकी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। भाई एनोड ऊपर होना चाहिए, तो एनोड ऊपर तो दिख रहा है, ये जिंक देखो ऊपर है और ये कॉपर तुम्हारा नीचे। ईसीएस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एनोड जिसका बनाएंगे वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी रिएक्शन अभी मैंने आपको लिख के बताई, ये बताइए
स्पॉन्टेनिटी के लिए ये रिएक्शन, जैसे यहाँ पे लिख दिया CuSO4 प्लस ट्वाइस Ag और दिस चेंज इनटू Ag2SO4 प्लस Cu, ये लिख दिया। इसको भी आयनिक रिएक्शन में अगर लिखना चाहो, एक्वस है सॉलिड, एक्वस सॉलिड, यहाँ -2 0 प्लस यहाँ माइनस। इसको आयनिक रिएक्शन लिखना चाहो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, एक्वस ट्वाइस Ag सॉलिड और ये सल्फेट सल्फेट कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस Ag प्लस और इसके बाद Cu सॉलिड, यहाँ पे एक्वस। अब ये बताइए यहाँ पर ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, 0 था +2 हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड। यहाँ पर ये बताओ क्या, ये आपका हो रहा रिडक्शन, कहाँ होता है, कैथोड पे। आप बताइए एनोड कहाँ होना चाहिए, एनोड शुड बी अबव ऑफ कैथोड, कैथोड के ऊपर। और Ag यहाँ पर आपका एनोड है, एनोड है कहाँ, कॉपर से नीचे। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपने कहानी उल्टी बना लिया। मतलब रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला होगा। जैसे मान लो अगर हम आपसे दे दें, इस तरीके से लिख दें, यहाँ पे मान लो हमने Zn और Fe दे दिया, हमने कहा इसका गैल्वेनिक शेल आपको बनाना है जिसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो आपसे हम पूछें कि बताओ इसमें किसका एनोड और किसका कैथोड बनाए, तो ऊपर वाला हमेशा एनोड रहता है। तो बताओ जिंक और Fe में, देखिए जिंक तुम्हारा यहाँ है और Fe ये है, तो जिंक ऊपर है ना, तो जिंक का हमें एनोड बनाना पड़ेगा, इसका कैथोड बनाएंगे। अगर इसका एनोड इसका कैथोड बना लोगे तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप हो जाएगी। और अगर आपने उल्टी कहानी कर दिया तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, वो रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब कोई रिएक्शन होगी हम उसे देख करके तुरंत बता देंगे कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। देखिए एक लास्ट रिएक्शन और दिखा रहा हूँ आपको, ZnSO4 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा Zn प्लस H2SO4, दिस चेंज इनटू ZnSO4 प्लस H2। हमने आपसे कहा कि बताओ रिएक्शन सही है कि गलत है। एक रिएक्शन और दे दिया, SO4 Cu दे दिया, Cu प्लस H2SO4 चेंज इनटू CuSO4 प्लस H2, ये डाइल्यूट। अब बताइए 0 है, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ +1 0 हो गया। अब बताइए यहाँ 0, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहाँ होगा, एनोड पे। एनोड कैथोड से ऊपर होता है, ये हाइड्रोजन है, ये कैथोड का काम करेगा, यहाँ रिडक्शन हो रहा, क्या होगा, कैथोड। जिंक ऊपर होना चाहिए, एनोड है ऊपर है, देखिए जिंक ये, हाइड्रोजन ये, इसका मतलब रिएक्शन सही है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। यहाँ देखिए इस तरीके से आप आ रहे, यहाँ पर ये देखिए आपका क्या, ऑक्सीडेशन, ये किसका काम करेगा, एनोड का बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये कैथोड, तो एनोड यहाँ हाइड्रोजन से तो नीचे आ गया, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है, ये कैथोड का काम करेगा, क्योंकि प्लस से यहाँ पे 0 हो रहा। क्लियर हो गया? तो हम इलेक्ट्रोड से समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं। दूसरा यही है, स्पॉन्टेनिटी के लिए दूसरी कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ही कम होगा वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव होगा। वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा सकता है। यानी सेकंड पॉइंट में हम कहेंगे कि मेटल हैविंग लोअर SRP इज मोर रिएक्टिव, जिसका लोअर SRP होगा वो मोर रिएक्टिव होगा एंड डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल
फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन एनी मेटल हैविंग लोअर SRP इज मोर रिएक्टिव, ये तो आप लोग जानते हो, जिनका ऊपर वाला कम है ज़्यादा रिएक्टिव है। एंड डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। जैसे मान लो अभी मैंने लिखा था, ये हमने लिखा CuSO4 एक्वस और आपने जिंक से रिएक्शन कराई, आपने ZnSO4 एक्वस बनाया और यहाँ पे Cu अलग हो गया। क्या कहा? मेटल हैविंग लोअर, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल लोअर है कॉपर से, मोर रिएक्टिव है ये, तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, नीचे है इट्स एक्वस साल्ट सोल्यूशन, ये एक्वस साल्ट सोल्यूशन है, इसलिए जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर यहीं पे हम ये लिख देते हैं CuSO4, यहाँ पर एक्वस और Ag से रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर ये आपका मोर रिएक्टिव नहीं, लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्लियर आपके पास बात हो गई। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी आप रिएक्शन को देख करके ऐसे भी बता सकते हो, वो ये कह सकते हो द मेटल, तीसरे पॉइंट में द मेटल placed above in the ECS, above in the ECS displace the metal which placed below in the ECS। ये वही बात है, एनी द मेटल प्लेस्ड अबव इन द ECS, देखिए जिंक ऊपर है ना कॉपर से, डिस्प्लेस द मेटल व्हिच प्लेस्ड बिलो इन द ECS, जो बिलो है उसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ये बिलो है इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख करके बता सकते हो, तीनों पॉइंट वहीं से हैं। लेकिन अब एक जो चौथा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। क्या है चौथा पॉइंट? ये है कि हमने आपसे कहा कि इफ ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पॉजिटिव इज कैसा होगा बताइए? पॉजिटिव। देन रिएक्शन विल अकर, ये बात है, रिएक्शन हो जाएगी। अगर स्टैंडर्ड जो भी आप रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे ओवरऑल, अगर वो पॉजिटिव साइन में आता है तो रिएक्शन हो जाएगी, और नेगेटिव साइन में आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने CuSO4 प्लस Zn दे दिया, एग्जाम्पल वही दे रहे हैं सब में, हमने कहा रिएक्शन बताओ होगी कि नहीं, तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे +2 हो गया, 0 + 2 हो गया, यहाँ पर आपका 0। एट एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ये देखिए Zn S सॉलिड जला गया किसमें? Zn एक्वस +2, ये ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, ये दिया जाना चाहिए। तो देखिए ऑक्सीडेशन है, यहाँ रिडक्शन वाली वैल्यू हमने दे दिया है, देखो Zn +2 चेंज इनटू Zn -0.76, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए इसका साइन हम लोग क्या करेंगे? बदल देंगे, क्योंकि रिडक्शन वाली वैल्यू ये दी हुई है और हमें चाहिए ऑक्सीडेशन वाली, इसलिए साइन बदल दिया। यहाँ से लिख रहा हूँ रिएक्शन। एट कैथोड पे बात करेंगे तो कॉपर +2 चार्ज एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया वही ये ले लेगा सॉलिड। बताइए रिडक्शन है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन वाली वैल्यू मैंने +0.34 लिखी,
यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.34। पूरा हमने ऐसे जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन आपके सामने आ गई। कॉपर पे 2 प्लस एक्वस, यहाँ पे कॉपर सॉलिड और यहाँ पे Zn प्लस 2 एक्वस, और यहाँ पर E0 की वैल्यू आई प्लस 0 कितनी आ जाएगी 1.1 वोल्ट। ये प्लस में आ गई, ये वैल्यू प्लस में आ गई, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर किसी भी रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये वैल्यू हमें दी जाएगी कि भाई इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, आप बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्यों हो जाएगी, नेगेटिव में क्यों नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले से ये पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी दिस इक्वल टू माइनस NF और ई सेल, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ये वही होता है जो निकला है, ई सेल वाली बात है। ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कंप्लीट सेल है, तो ये E0 सेल हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। अब बताइए अगर ये पॉजिटिव, मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनिटी के लिए, फिजिबिलिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ये हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, बताया था। अगर ये पॉजिटिव होगी तो E0 की वैल्यू यहाँ तुम रखोगे पॉजिटिव, मान लो नॉट कर दिया, तो पॉजिटिव रखोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव में रखेंगे तो यहाँ नेगेटिव डेल्टा G0 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती, सपोज करो अगर नेगेटिव वैल्यू ये आती तो नेगेटिव वाली जब वैल्यू यहाँ पे हम रखते तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता। पॉजिटिव का मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी नहीं होगी। फिजिबिलिटी वाली रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कितना आना चाहिए, पॉजिटिव। रिडॉक्स ओवरऑल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्शनें हो रही हैं, ये बातें आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लो हमने एक रिएक्शन फिर आपको दिया, इसी मेथड से आप बताइए कि जैसे मान लो हमने दे दिया कि FeSO4 प्लस, और यहाँ पे मैंने Zn दे दिया और कह दिया यहाँ पे ZnSO4 प्लस Fe, और यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे दिया, Zn का रिडक्शन वाला दे दिया हमने -0.76, और Fe का भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया स्टैंडर्ड वाला, क्योंकि स्टैंडर्ड की कंडीशन हो रही -0.44। हमने कहा बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो हम इसका ओवरऑल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल है, नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए पॉजिटिव में माइनस, यहाँ 0 हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस 0। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एट एनोड पे बताओ हम क्या लिखें, ऑक्सीडेशन Zn चेंज इनटू Zn पे 2 + 4 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। E0 की वैल्यू बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन की वैल्यू दी, इसलिए साइन को बदल देंगे, क्योंकि रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन की यहाँ से लिख रहे हो, वैल्यू रिडक्शन की दी। एट कैथोड की बात हम करेंगे तो कैथोड में आपका आएगा Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और यहाँ पे Fe आ गया, ये रिडक्शन है। रिडक्शन की -0.44 दिया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, इधर लिखोगे तो Zn और Fe+2 चेंज इनटू Zn+2 और यहाँ Fe, और E0 की वैल्यू इससे हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से 2 और यहाँ पे आएगा 3 0 पॉइंट, और किस में आएगा प्लस में। प्लस का मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि E0 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। ठीक, तो अगर कोई भी रिएक्शन दे दी जाए रिडॉक्स, तो हम ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी निकाल सकते हैं कि वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे मान लो इसी तरीके से हमने एक रिएक्शन दिया आप लोगों को कि मान लो दे दिया ZnSO4 + C,
या Ag लिख देता हूँ, और मैंने ये रिएक्शन लिख दिया Ag2SO4 प्लस यहाँ पर Zn। हमने कहा बताओ भाई रिएक्शन है, तो वैसे देखते देखते बता रहे हो Zn तुम्हारा इस जिंक के नीचे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, वो तो देखते देखते बता रहे। और हम कहें ओवरऑल निकाल के बताओ, तो ओवरऑल निकालने के लिए आप बताइए, यहाँ पे +2, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 0 + 1 हो गया, तो यहाँ पे एट एनोड का कौन काम कर रहा है बताइए। एनोड ये हो रहा है, Ag चेंज इनटू Ag+2 ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बताओ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन है, और इसका रिडक्शन की वैल्यू तुमने Hg की लिखी +0.8, तो यहाँ पे -0.80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, माइनस में आ गया। ये रिडक्शन की वैल्यू देखे, कोई बात नहीं, Zn इसकी वैल्यू भी -0.76 दिया। कैंसिल करोगे इलेक्ट्रॉन, ये माइनस माइनस वैल्यू जुड़ जाएगी, माइनस में वैल्यू आएगी, रिएक्शन पॉसिबल नहीं। क्लियर हो गया? तो ये भी इस तरीके से आप लोग को 4 तरीके से मैंने स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी निकालने की बात कही। नंबर 1 क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में देख लो एनोड कैथोड कौन है। एनोड ऊपर रहना चाहिए, कैथोड नीचे। अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर ऐसा नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरी चीज़ बताया कि जिसका SRP जितना ही कम होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेसमेंट कर देता है। फिर तीसरा मैंने बताया, अगर जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेसमेंट कर देता है। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि यदि किसी रिडॉक्स रिएक्शन का ओवरऑल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव साइन में आता है तो वो रिएक्शन हो जाएगी, अगर नेगेटिव साइन में आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसका रीजन भी बताया कि अगर नेगेटिव में आएगा तो ΔG हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो E की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो ΔG हमारा हमेशा नेगेटिव बना रहेगा। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, अगला एक एप्लीकेशन और बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रा एसिड। जितने भी हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन तुम्हारा ये है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं इन सभी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, याद रखिए 100%। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन के नीचे वालों का सबका पॉजिटिव होता है। तो जितने भी ऊपर वाले हैं हाइड्रोजन के ऊपर वाले, ये सारे के सारे मेटल डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन हो, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है। तो देखिए यहाँ पर Zn की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा दिया हमने, तो कराने के बाद रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो चाहे ऐसे निकाल लो, देखो 0 यहाँ +2 यहाँ +1 यहाँ पे 0। अब बताइए क्या हो रहा है, रिडॉक्स से निकाल लो इलेक्ट्रोड से। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड, और एनोड कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो ऊपर तो है, हाइड्रोजन तुम्हारा नीचे है, जिंक ऊपर है, रिएक्शन पॉसिबल है। और फिर कह सकते हैं देखिए जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, ऊपर है ना, तो इसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। 4 मेथड मैंने बताया। आप EMF से निकाल सकते हो, इसका वो निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो। देखिए Zn चेंज इनटू Zn +2 आएगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हारा +0.76, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन वाला माइनस में होता है, यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा तो प्लस हो गया। हाइड्रोजन के लिए ऐसे कर दिया, ये देखो H2, अब इसकी वैल्यू 0 होती है। अब जब जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, यहाँ Zn आया +2H+ आया, चेंज इनटू Zn पे 2 प्लस H2, और यहाँ पर E0 की वैल्यू हमारी +0.76 आ गया। पॉजिटिव में रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन हो जाएगी। अब जैसे मान लो हम और दे दें, इस तरीके से ये रिएक्शन दे देता हूँ। हमने कहा कि ये भाई बताओ Cu और प्लस H2SO4 चेंज इनटू CuSO4 + H2 होगी रिएक्शन।
देखिए यहाँ पे +1 होगी, यहाँ +2 होगा, यहाँ पे 0 होगा, -2। अब बताइए क्या है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। क्या है एनोड, एनोड कहाँ होना चाहिए ऊपर, ये तो नीचे है हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। आप किसी भी हाइड्रोजन, देखिए कॉपर कम रिएक्टिव ना हाइड्रोजन से, नीचे कम रिएक्टिव, इसलिए इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो किसी भी मेथड से आप करेंगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं तो आप देखिए, आप ईएमएफ से निकाल लीजिए, कॉपर चेंज इनटू क्या है, ये तुम्हारा कॉपर पे 2+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली वैल्यू दी है प्लस में, तो यहाँ पे -0.34 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन को निकालिए 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़िए तो हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 होता है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। यहाँ पे आपका Cu + 2H+ और यहाँ पे आ गया Cu + 2 और यहाँ +H2 और E की नॉट की वैल्यू निकालोगे तो माइनस में आएगी। माइनस का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं, रिएक्शन नहीं हो सकती। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे क्वेश्चन हम आपको एक बता रहे हैं, ये देखिए कैन बी स्टायर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ जिंक रॉड। क्या हम जिंक रॉड से, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट यहाँ पे सोल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, क्या जिंक रॉड से हम इसको स्टायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट जिंक मोर रिएक्टिव है, ये तुरंत इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, मोर रिएक्टिव है ना, तो तुरंत डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो आंसर आप लिखेंगे नो, नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्वेश्चन है कैन वी कीप FeSO4 सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल, कॉपर वेसल में रख सकते हैं, हाँ रख दीजिए, क्योंकि कॉपर इस FeSO4 से Fe को रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए मतलब जो है ये कंडीशन हो गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसमें जैसे ये है ऑक्साइड ऑफ Hg एंड इट्स बिलो मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज्ड बाई हीट। जैसे हमने HgO है, इसको हीट करेंगे तो ये हमारा ऐसे निकल जाएगा, मरकरी के नीचे के ऑक्साइड डिकम्पोस्ट होकर के कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे MgO है, इसको हीट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी फिनिश हो गई।